बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पिरेंट्स, लॉ एंड जॉब्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म से बाबर इमरान आपसे मुखातिब। हम द कॉलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड पंजाब एक्ट 1912 डिस्कस कर रहे हैं और ये हमारा जो है लॉ पेपर पीरा के हवाले से लेक्चर नंबर 6 है। आज हमने इसका पार्ट 2 डिस्कस करना है। अगर आप इसका पार्ट 1 सुनने बगैर ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप पार्ट 1 की वीडियो जो है वो अच्छे से देखें, ताकि आपको कॉलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड पंजाब एक्ट 1912 में जो टर्म्स इस्तेमाल हुई हैं वो अंडरस्टैंड हो जाएं और जो पहला चैप्टर हमने डिस्कस किया है वो चैप्टर जो है वो क्लियर हो जाए। इसके बाद जब आप इसको देखेंगे तो आपको ये लेक्चर जो है बिल्कुल ईजी मालूम। दूसरा ये है बेटा, जब भी आप लेक्चर सुने तो कोशिश करें कि हैंड फ्री लगाकर जो है वो लेक्चर को सुने, ताकि कोई शोर जो है, कोई इंटरप्शन जो है आपको लेक्चर में डिस्टर्ब ना करे। तीसरा ये है बेटा कि आप कॉपी और पेन जो है वो लेक्चर सुनते समय अपने साथ रखें, ताकि हर इम्पोर्टेंट पॉइंट जो स्लाइड्स में ना हो और मैं आपको बोल के बताऊं वो पॉइंट जो है आप नोट कर लें। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि लॉ के पेपर से पहले पहले लॉ का सारा जो कोर्स है वो कंप्लीट कर दिया जाए और आप जो है उनको बगौर तरीके से पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ही उनकी सारी जो हेडिंग्स हैं वो कवर की जाए। और इंशाल्लाह मैं पुरुमीद हूँ कि आपका पेपर जो है वो इन्हीं स्लाइड्स, इन्हीं वीडियोस पर ही क्या होगा, मबनी होगा, इन्हीं से ही एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। तो वक्त वेस्ट किए बिना आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका टाइटल है प्रोविजंस रिलेटिंग टू द टेनेंट्स। टेनेंट से रिलेटेड जो है प्रोविजंस हमने देखने हैं। बेसिकली 9 सेक्शंस इस लॉ के हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे। 8 डायरेक्ट सेक्शंस और जो 9 सेक्शन है वो बेसिकली एक अमेंडमेंट है, वो एक शेड्यूल है, तो उसको हमने जो है वो डिस्कस नहीं करना। इसलिए फौरन हम किस पर आ जाते हैं, सेक्शन नंबर 10 पर। सेक्शन नंबर 10 जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है बेटा इशू ऑफ स्टेटमेंट्स ऑफ कंडीशंस ऑफ टेनेंसीज के जो बेसिकली किरायादारी है। टेनेंसीज कहते हैं किरायादारी को, किरायादारी की शराइत और फिर इन शराइत का जो अजरा है इससे मुतालिक जो है ये बेसिकली मैं अपना सेक्शन जो है ये है। अब इसमें द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में ग्रांट लैंड इन कॉलोनी टू एनी पर्सन ऑन कंडीशन इट थिंक फिट, यानी कि इस सेक्शन के मुताबिक जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है वो किसी भी शख्स को कॉलोनी में ज़मीन अलॉट कर सकता है। किसी भी शख्स को कॉलोनी के अंदर ज़मीन अलॉट कर सकता है। कॉलोनी क्या है इससे मुतालिक जो है आपको मेरा लेक्चर नंबर 1 के अंदर बड़े ब्रीफ अंदाज में हमने डिस्कस किया हुआ है। किसी भी शर्त पर जो वो मुनासिब समझे, कौन, रेवेन्यू का बोर्ड या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, तो वो उसी शर्त पर जो है वो ज़मीन क्या कर सकता है, अलॉट कर सकता है। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में इशू जनरल स्टेटमेंट फॉर कंडीशन फॉर ग्रांटिंग द लैंड इन द कॉलोनीज। प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है अमूमी शराइत यानी जनरल स्टेटमेंट्स ऑफ कंडीशंस जो हैं वो जारी करती है कि इन इन शराइत की बेस पर हम ज़मीन जो है वो क्या करेंगे, इशू करेंगे। और उन्हीं शराइत को सामने रखते हुए जो है कॉलोनीज में ज़मीन देने का एक मुश्तरका जो है वो क्या बनता है, निज़ाम बनता है। वंस कंडीशंस आर इशूड, एक बार जब कंडीशन इश्यूज हो जाती हैं तो द कलेक्टर कैन अलॉट लैंड टू द पर्सन अंडर दोज कंडीशन। तो एक बार जब गवर्नमेंट जो है वो मुश्तरका निज़ाम शुरू कर देती है तो फिर इन्हीं शराइत को इस्तेमाल करते हुए इन्हीं शराइत के तहत जो है कलेक्टर क्या करता है, ज़मीन अलॉट करता है। ए पर्सन बिकम टेनेंट ओनली आफ्टर आ रिटन ऑर्डर एंड टेकिंग पोजेशन विद द कलेक्टर परमिशन, यानी कि कोई भी शख्स तभी टेनेंट बनेगा जब कलेक्टर तहरीरी हुक्मनामा जो है, रिटन ऑर्डर जो है वो जारी करेगा और टेनेंट ज़मीन का कब्जा जो है वो कलेक्टर की इजाज़त से ही लेगा। टेनेंट जो है ये ज़मीन का कब्जा किसकी इजाज़त से लेगा, कलेक्टर की इजाज़त से ही लेगा। अगर मैं आसान अल्फाज में इस सेक्शन को एक्सप्लेन करूं तो मैं यूं कहता हूं कि टेनेंट के बनने के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी हैं।
किराएदार बनने के लिए दो चीजें जो है वो जरूरी हैं। पहले नंबर पर तहरीरी हुक्म और दूसरे नंबर पर जमीन का कब्जा। सिर्फ दरखास्त या वादा जो है वो काफी नहीं है टेनेंट बनने के लिए, बल्कि जमीन का कब्जा और तहरीरी हुक्म जो है ये भी जरूरी होता है। इसके बाद है बेटा सेक्शन 11 लीगल इफेक्ट ऑफ कंडीशंस। द ग्रांट ऑफ टेनेंसी अंडर दिस एक्ट considered as a transfer of land under the Crown Grants Act 1895. The tenants must follow the condition and attach to their allotment. क्या मतलब बेटा, सेक्शन नंबर 11 जो है ये बेसिकली शराइत का कानूनी असर, लीगल इफेक्ट ऑफ कंडीशन मीन शराइत का कानूनी असर। इस एक्ट के तहत टेनेंसी जो है देना ऐसे ही है जैसे जमीन की जो है वो बिल्कुल पहले ट्रांसफर अंडर द क्राउन ग्रांट्स एक्ट 1895। तो जिस तरह पहले क्राउन ग्रांट एक्ट था ना 1895 में, तो टेनेंसी भी इसी शक्ल में जो है वो दी जाती है। लेकिन टेनेंट हमेशा वो शराइत मानने का पाबंद होगा जो अलॉटमेंट के साथ जो है वो लगाई गई है। यानी जब उनको ज़मीन अलॉट की जाएगी और उसके साथ जो भी शराइत जो है वो तय पाएंगी, तो टेनेंट जो है उनको देने का पाबंद होगा, उन पर अमल करने का पाबंद होगा। तो मैं अगर आसान अल्फाज में इस सेक्शन को वाइंड अप करूं तो मैं यूं कहूंगा कि टेनेंसी एक सिंपल लीज नहीं है, बल्कि क्राउन ग्रांट की तरह है। जिस तरह से कोई बंदा जो है कोई बड़ी मलकियत की कोई चीज जो है वो देता है, तो जब वो चीज देता है तो उसके पीछे वो बहुत सारी स्टेटमेंट्स लिखवाता है कि इसको यूं नहीं करना, यूं नहीं करना, यूं नहीं करना, ऐसे करेंगे तो इसका रिजल्ट ये आएगा। तो ये जो टेनेंसी का असूल है ना, ये सिंपल लीज नहीं है बल्कि क्राउन ग्रांट की तरह है। इसलिए टेनेंट लाजमी तौर पर दी गई कंडीशंस जो है वो क्या करेगा, फॉलो करेगा। इसके बाद बेटा जो सेक्शन 12 है ये बेसिकली टेम्परेरी एब्सेंस के बारे में है, आर्जी गैर हाजिरी जिसे हम कहेंगे। इफ कंडीशन रिक्वायर रेजिडेंस, टेम्परेरी एब्सेंस ऑफ द टेनेंट डज नॉट ब्रेक द कंडीशन इफ टेनेंट हैज परमानेंट रेजिडेंस इन द एरिया ऑफ हिज लैंड। क्या मतलब इसका? इसका मतलब यह है बेटा, अगर टेनेंसी की किसी शर्त के मुताबिक टेनेंट को अपनी जमीन पर रिहाइश अख्तियार करना, रेजिडेंसी करना जो है वो क्या हो, जरूरी है, तो टेनेंट की टेम्परेरी एब्सेंस जो है आर्जी गैर हाजिरी से ये शर्त जो है वो नहीं टूटेगी। मिसाल के तौर पर मैं यूं कहूं कि तय पाया कि हम जमीन जो है हुकूमत कहती है उसको अलॉट करेंगे जो उस जमीन के साथ वहीं पे रिहाइश भी करेगा। एक बंदा जो है वहां पे रिहाइश करता है, लेकिन कुछ लम्हे के लिए वो वहां से उठ जाता है, तो उसके उठने की बेस पर जो है वो अपना पूरे का पूरा जो लॉ है वो कैंसिल नहीं होगा। हाँ, बशर्त ये कि टेनेंट की जो परमानेंट रेजिडेंसी जो है वो उसी इलाके में एरिया ऑफ लैंड में होना जरूरी है। मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा मोहम्मदपुर का है तो उसका जो परमानेंट एड्रेस है, परमानेंट रेजिडेंसी है, वो मोहम्मदपुर की होगी, तब उसको जो है वो मोहम्मदपुर से ही जमीन क्या होगी, अलॉट होगी। इफ टेनेंट, अगर जो है टेनेंट थोड़े दिन के लिए गैर हाजिर हो लेकिन उसका मुस्तकिल घर वहीं हो, तो टेनेंसी की शर्त जो है वो टूटेगी नहीं। इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन नंबर 12 टेम्परेरी एब्सेंस के बारे में है। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। सेक्शन 13 जो है बेटा, एनी रेफरेंस इन द टेनेंसी कंडीशन बिफोर दिस एक्ट टू रजिस्टर अंडर द गवर्नमेंट टेनेंट एक्ट 1893 will now mean record of rights or annual record under this act। क्या मतलब बेटा, ये बेसिकली इंट्रीज इन द रिकॉर्ड, रिकॉर्ड में अंदराज या अंदराजात कह दें अगर जमा करें। इस एक्ट से पहले टेनेंसी में या टेनेंसी की जो शराइत थी ना, उनमें जितने भी रेफरेंसेस मौजूद थे वो सारे के सारे किसके अकॉर्डिंग थे, रजिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट टेनेंट एक्ट 1893। क्योंकि पंजाब कॉलोनाइजेशन एक्ट से पहले जो एक्ट राइंज था ना, वो एक्ट कौन सा था, वो बेसिकली गवर्नमेंट टेनेंट एक्ट 1893 था, इसलिए वो उसी के बारे में थे। अब वो रेफरेंसेस जो हैं
वो इस एक्ट के मुताबिक जो है वो तय पाएंगे कि रिकॉर्ड ऑफ द राइट है या एनुअल रिकॉर्ड है, कैसे जो है उनको समझे जाएंगे। तो उन सबको समझा जाएगा इसी लॉ के मुताबिक, इसी लॉ के मुताबिक जो है उनके डिसीजंस होंगे, इसी लॉ के मुताबिक जो है उनको क्या किया जाएगा, अंडरस्टैंड किया जाएगा। इसके बाद बेटा जो नेक्स्ट सेक्शन है, सेक्शन 14 जी, तो सेक्शन 14 जो है ये बेसिकली बेटा किससे मुतालिक है, पोजीशन ऑफ टेनेंट अंडर द 1893 एक्ट, यानी कि 1893 के तहत टेनेंट की हैसियत क्या है। तो एनीवन ऑलरेडी होल्डिंग लैंड अंडर 1893, कोई भी बंदा जो 1893 के एक्ट के तहत जमीन को क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है, विल नाउ बी ट्रीटेड एज अ टेनेंट अंडर दिस एक्ट, तो वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, टेनेंट बन जाएगा। दे मस्ट एक्सेप्ट द न्यू कंडीशंस गिवन अंडर दिस एक्ट। तो मैं यूं समझाऊं बेटा कि जो लोग पहले से जमीन रखे हुए थे गवर्नमेंट टेनेंट एक्ट 1893 के मुताबिक, ठीक है ना, 1893 के एक्ट के तहत, अब वो टेनेंट इस नए एक्ट के तहत ही क्या होंगे, शुमार होंगे। इसलिए टेनेंट जो हैं को अब इस एक्ट में नई कंडीशंस जो हैं वो क्या करनी पड़ेंगी, माननी पड़ेंगी। अब उनको नई कंडीशंस जो हैं वो एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ इस्तिस्ना हैं। इफ टेनेंट नॉन मुस्लिम with 12 month make a registered deed, succession will follow new act rule section 20 to 23। यानी कि बेटा अगर टेनेंट जो है वो गैर मुस्लिम है तो वो 12 महीने के अंदर अंदर एक रजिस्टर्ड डीड जो है वो बना सकता है, और इसी रजिस्टर्ड डीड की सूरत में ही उसके जो सक्सेशन है यानी विरासत है वो बनेगी। यानी नॉन मुस्लिमों का विरासत का तो एक अपना रूल है ना, और इसको सेक्शन नंबर 20 to 23 के अंदर जो है वो बयान किया गया है और उसी रूल के मुताबिक होगी। बस ये है कि उसको पहले क्या करना पड़ेगा, वो अरेंज करना पड़ेगा। अगर वो इसी सूरत में रजिस्टर्ड डीड जो है वो नहीं बना पाता तो फिर सक्सेशन उस एक्ट की टेनेंसी कंडीशंस के जो है वो मुताबिक होगी। यानी मैं अगर इसको सिंपल अंदाज में आपको बताना चाहूं तो मैं यूं कहूंगा कि पुराने टेनेंट भी इस एक्ट के क्या हैं, मातहत हैं। जो पहले 1893 के एक्ट में आते थे अब वो इसी एक्ट 1912 के जो है वो जुमरे में आएंगे। 1893 वाले जो है वो 1912 के एक्ट के जुमरे में आएंगे। इन्हें नई शराइत भी क्या करनी होंगी, माननी होंगी। खास तौर पर गैर मुस्लिम जो हैं वो टेनेंट्स के लिए सक्सेशन का तरीकाकार जो है वो मुख्तलिफ है, तो ये आपने बता देना है। उसके बाद जो सेक्शन नंबर अपना क्या कहते हैं 15 है, ये बेसिकली है परचेजर एज आ टेनेंट, खरीदार की हैसियत टेनेंट की होगी। अब देखें, ए पर्सन हु परचेजेस लैंड फ्रॉम द गवर्नमेंट हैज पेड फुल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट इफ एनी विल बी कंसिडर्ड अ टेनेंट अनटिल ऑनरशिप इज कंफर्म्ड। बहुत अहम है। अगर कोई शख्स हुकूमत से ज़मीन खरीदे, हुकूमत वो ज़मीन बेचना चाहे और कोई शख्स जो है उसको खरीदे और उसकी कीमत जो है और इंटरेस्ट यानी कि जो वो मासूल वगैरह अदा करता था वो क्या करेगा, पूरी पूरी अदा करेगा, तब भी वो ऑनरशिप कंफर्म होने तक क्या समझा जाएगा, टेनेंट ही समझा जाएगा। मिसाल के तौर पर उसने पेमेंट दे दी, मिसाल के तौर पर उसने जो है वो अपना इंटरेस्ट भी दे दिया, तो जब तक हुकूमत की तरफ से वो मुकम्मल उसको रजिस्ट्री इंतकाल नहीं हो जाता चीज़ का, तब तक वो क्या समझा जाएगा, टेनेंट ही समझा जाएगा। अगर मैं आसान अल्फाज में आपको बताने की कोशिश करूं तो सेक्शन नंबर 15 के मुताबिक परचेज के बावजूद मालिक जो है वो तभी मालिक बनेगा, टेनेंट जो है, जब हुकूमत ऑनरशिप क्या करेगी, कन्फर्म करेगी। उससे पहले जो है वो कंफर्मेशन से पहले वो क्या रहेगा, वो टेनेंट ही रहेगा। अच्छा बेटा, जो सेक्शन नंबर 16 है, फॉल्स इंफॉर्मेशन बाय द टेनेंट, झूठी मालूमात देना। इफ अ पर्सन गिव फॉल्स इंफॉर्मेशन टू गेट टेनेंसी
अगर कोई बंदा जो है वो टेनेंसी हासिल करने के लिए फॉल्स इंफॉर्मेशन देता है, इट इज अ ब्रीच ऑफ टेनेंसी कंडीशन एंड एक्शन विल बी टेकन। अगर कोई शख्स टेनेंसी हासिल करने के लिए झूठी मालूमात देता है तो ये टेनेंसी की शराइत की खिलाफ वर्जी होगी। ब्रीच कहते हैं बेटा खिलाफ वर्जी को। कलेक्टर या हुकूमत इस पर क्या लेगी? एक्शन लेगी। और एक्शन किस शक्ल में होगा? जुर्माने की शक्ल में भी होगा, टेनेंसी खत्म करना वगैरह भी इसी में आ सकता है। सिंपल अल्फाज में मैं यूं कहूंगा कि सेक्शन 16 के मुताबिक टेनेंसी लेने के लिए झूठ बोलना टेनेंसी की खिलाफ वर्जी है, और इस पर जो टेनेंट है उसको क्या मिलेगी? उसको सजा भी दी जाएगी। उसके बाद है बेटा सेक्शन 17, एक्सचेंज ऑफ टेनेंसी लैंड, यानी कि जमीन का तबादला, बहुत इंपॉर्टेंट है। कलेक्टर में अलाउ अ टेनेंट टू एक्सचेंज हिज लैंड आर पार्ट ऑफ इट फॉर अदर इन द कॉलोनी। न्यू लैंड विल बी हेल्ड अंडर द सेम कंडीशन एज द ओल्ड वन। कलेक्टर के पास अख्तियार है, क्या अख्तियार है? कि वो टेनेंट की इजाजत, कि वो टेनेंट को क्या करेगा? कि वो टेनेंट को इजाजत देगा, या टेनेंट की मर्जी के मुताबिक, या टेनेंट को इजाजत देगा कि वो अपनी जो लैंड है, टेनेंसी लैंड, कंप्लीटली या उसका कुछ हिस्सा जो है कॉलोनी में किसी दूसरी जमीन के साथ क्या कर लें? एक्सचेंज करें। जो नई जमीन मिलेगी उसके के लिए भी कुछ शराइत हैं, वो भी वही कंडीशन जो है उसी के तहत होगी जो पुरानी जमीन पर जो है वो थी। अगर मैं इसको यूं कहूं बेटा, सपोज करते हैं 2 टेनेंट हैं। अब एक जो टेनेंट है उसके 10 एकड़ हैं, और उन 10 एकड़ों में से 5 एकड़ जो है वो दूसरे टेनेंट के घर के करीब है, जबकि उसके 5 एकड़ जो है इस पहले टेनेंट के घर के करीब है। अब दोनों के हमारी जमीन एक साथ हो जाए, दोनों का किराया बराबर है, दोनों जमीनें एक जैसी हैं, तो फिर कलेक्टर जो है वो उनके दरमियान ये एक्सचेंजमेंट करवा सकता है। इसीलिए मैं सिंपल वर्ड में कहूंगा कि टेनेंट जो है अपनी जमीन का तबादला कर सकता है, मगर नई जमीन पर भी पुरानी वाली शराइत क्या होंगी? लागू होंगी। सेक्शन नंबर 18, राइट ऑफ टेनेंट नॉट अटैचेबल आर सेलेबल, यानी कि टेनेंट के हकूक ना बेचे जा सकते हैं और ना ही जब्त किए जा सकते हैं। टेनेंट के जो राइट्स हैं इस एक्ट के तहत कैन नॉट बी अटैच्ड इन द कोर्ट, किसी कोर्ट में अटैच यानी जब्त नहीं किए जा सकते। कैन नॉट बी सोल्ड इन द सॉल्वेंसी आर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, यानी कि किसी डिक्री या इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स में बेचे या नीलाम जो है वो नहीं किए जा सकते। यानी कि मिसाल के तौर पर टेनेंट की कलेक्टर से नहीं बनती, तो कलेक्टर चाहे कि मैं आपको इस ज़मीन से बेदखल कर दूंगा, वो मुख्तलिफ जो कोर्ट्स हैं उसमें चैलेंज कर दे, या कोई दूसरा बंदा जो है उस पार्टिकुलर टेनेंट को चैलेंज कर दे कोर्ट के अंदर, ताकि उसकी ज़मीन किसी तरीके से हथियाना चाहे, तो ये किसी भी सूरत में पॉसिबल नहीं है। सिंपल वर्डिंग में ये है कि टेनेंट की टेनेंसी राइट्स काफ़ी महफूज हैं, इन्हें अदालत ना बेच सकती है और ना ही क्या कर सकती है? जब्त कर सकती है। अदालत के पास भी अख्तियार नहीं है कि वो इनको बेच दे या फिर जब्त कर दे। सेक्शन 19 जो है वो ट्रांसफर ऑफ राइट्स वॉइड के बारे में है, यानी राइट्स की मुंतकली वॉइड होगी, कालादम होगी। द टेनेंट कैन ट्रांसफर देयर टेनेंसी राइट्स विदाउट रिटन कंसेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू, ईडीओ रेवेन्यू जो है उसके सामने जो है वो टेनेंट, मिसाल देता हूं बेटा, टेनेंट अपनी टेनेंसी राइट ट्रांसफर नहीं कर सकता, यानी कि सेल की शक्ल में, गिफ्ट की शक्ल में या कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल में, बगैर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू की रिटन कंसेंट के। यानी कि अगर टेनेंट अपने टेनेंसी राइट्स जो है वो किसी और को मुंतकिल करता है तो उसके लिए जो है उसको क्या करना पड़ेगा? पहले जो है वो ईडीओ रेवेन्यू से इजाजत लेनी पड़ेगी, और वो भी रिटन कंडीशन में। एनी सेल, गिफ्ट या मॉर्गेज के दौरान आर कॉन्ट्रैक्ट विदाउट द अप्रूवल, तो इसकी उसको क्या लेनी पड़ेगी? वॉइड है, वो ऐसे नहीं बेच सकता।
Subletting allow only for maximum 1 year if the tenant has no occupancy right. For maximum 7 year if tenant has occupancy rights. Unauthorized transfer tenant can be rejected. यानी बेटा अगर कोई ट्रांसफर बगैर इजाजत हुआ तो वो वॉइड होगा, यानी गलत और बेअसर। सबलिटिंग किसी और को जमीन देना, किसी और को जमीन देना अलाउ है लेकिन लिमिट के साथ। अगर टेनेंट के पास ऑक्यूपेंसी राइट्स नहीं है ज्यादा से ज्यादा 1 साल के लिए तो वो जमीन दे सकता है। अगर टेनेंट के पास ऑक्यूपेंसी राइट्स हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा 7 साल के लिए जो है वो जमीन आगे दे सकता है। ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि एक टेनेंट जो है वो कब अपनी जमीन आगे जो है वो ट्रांसफर कर सकता है, दे सकता है, और कब नहीं दे सकता। इफ अनऑथोराइज्ड ट्रांसफर हुआ तो टेनेंट को इजेक्ट कर दिया जाएगा, यानी निकाला जा सकता है। अगर टेनेंट इन चीजों की खिलाफ वर्जी करेगा तो ऐन मुमकिन है टेनेंट को इससे क्या कर दिया जाएगा सबकदोश कर दिया जाएगा, मीन निकाल दिया जाएगा। आसान अल्फाज में कहूं बेटा कि टेनेंट अपनी जमीन किसी को बेच, गिरवी या गिफ्ट नहीं कर सकता। सबलिट महदूद मुद्दत के लिए अलाउ है और ये डिपेंड करता है कि उसके पास ऑक्यूपेंसी राइट्स हैं या नहीं है। अगर हैं तो सिर्फ 1 साल के लिए, और अगर नहीं है तो फिर मैक्सिमम 7 साल के लिए। नेक्स्ट है बेटा सेक्शन 19A सक्सेशन ऑफ टेनेंसी आफ्टर 1951 अमेंडमेंट। ये एक अमेंडमेंट को डिस्कस करता है, यानी कि विरासत के कवानीन के बारे में है ये। अब फॉर द मुस्लिम टेनेंट सक्सेशन गवर्न्ड बाय मुस्लिम पर्सनल लॉ शरिया इफ टेनेंसी इज with a female tenant, limited interest, her rights and at her death. Property go to heirs of last full honor under the Shariat law. If she remarries or lost the limit of limited interest, property passes to the heirs per Shariat law. यानी कि मैं यूं कहूं इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मुस्लिम टेनेंट के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ, जिसको हम शरीयत लॉ कहते हैं, मौजूद है और इन्हीं के मुताबिक जो है वो सक्सेशन का क्या होगा, फैसला होगा। अगर टेनेंसी किसी औरत के पास लिमिटेड इंटरेस्ट के तौर पर है तो उसकी डेथ पर उसके राइट्स क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। फिर जमीन उस लास्ट फुल ऑनर के हायर्स को, औलादों को जाएगी शरिया लॉ के मुताबिक। हायर्स जो हैं उनके जो बच्चे हैं उनमें मुंतकिल हो जाएगी। अगर औरत दोबारा शादी कर ले या उसका लिमिटेड इंटरेस्ट जो है वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए, तो टेनेंसी भी शरिया लॉ के मुताबिक जो है उनके जो बच्चे हैं, हेयर्स जो हैं, उनको क्या हो जाएगी, मुंतकिल हो जाएगी। सिंपल वर्ड में मैं यूं कहूंगा बेटा कि मुस्लिम टेनेंट्स के लिए विरासत हमेशा शरीयत के मुताबिक होगी। औरत के पास सिर्फ लिमिटेड राइट्स होते हैं और इसके बाद जमीन असल ऑनर के जो वारिस है ना उनको मिलेगी। सेक्शन 20 जो है ये सक्सेशन अदर देन बाय इनहेरिटेंस। व्हेन ओरिजिनल टेनेंट डाइज टेनेंसी गोज टू मेल लीनियल डिसेंडेंट्स, सन, डॉटर, एडॉप्टेड सन्स, विडो टिल डेथ, रीमैरिज आर लॉसिंग राइट्स, अनमैरिड डॉटर्स टिल मैरिज आर लॉसिंग राइट्स। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि विरासत के अलावा जानिशीनी। जब कोई ओरिजिनल टेनेंट फौत हो जाए तो टेनेंसी किसको मिलेगी? जब कोई ओरिजिनल टेनेंट फौत हो जाए तो टेनेंसी किसको मिलेगी? मेल लीनियल डिसेंडेंट्स पहले नंबर पर, यानी बेटे, पोते या एडॉप्टेड सन्स। एडॉप्टेड सन्स मीन्स गोद में लिए बेटे, यानी लेपालक जो है उनको मिलेगी। दूसरे नंबर पर विडो, बेवा को टेनेंसी मिलेगी, लेकिन बेवा के लिए जो है सिर्फ उसी की डेथ, मैरिज या राइट्स खत्म होने तक जो है ये रिमेन रहेगी। इसके अलावा नॉमिनी बाय रजिस्टर्ड डीड, टेनेंट की तरफ से अगर किसी शख्स को नामजद किया गया हो कि मेरी जायदाद का वारिस ये है, इसको टेनेंसी जो है वो मिलनी चाहिए, तो फिर जो है
वो उसी को मिलेगी। उनमें से फिर कुछ भी कोई भी हो सकता है जिनको टेनेंट क्या करेगा, वो मुतारिफ करवाएगा, उन्हीं में से कोई भी हो सकता है। यानी कि अपना नॉमिनी बाय रजिस्टर्ड डीड, तो टेनेंट जिनको नॉमिनेट करेगा फिर उनको मिलेगी। उनमें माँ हो सकती है, उनमें जो है इसके अलावा जो है विडो ऑफ प्री डिसीज्ड सन और ग्रैंडसन, बेटे या पोते की बेवा जो है वो हो सकती है। मैरिड डाटर, शादीशुदा बेटी हो सकती है। सन्स सन यानी कि पोता हो सकता है। सिस्टर सिस्टर्स सन, बहन या बहन का छोटा बेटा, बहन का बेटा जो है वो हो सकता है। मेल अदर मेल रिलेटिव्स जो हैं, दीगर मेल रिलेटिव्स जो हैं वो हो सकते हैं। या कोई भी वो शख्स हो सकता है जिसे क्या करें, जिसे कलेक्टर जो है वो अपनी मर्जी से क्या करेगा, नॉमिनेट करेगा। और एनी पर्सन नॉमिनेटेड बाय कलेक्टर, या फिर वो भी कोई शख्स हो सकता है जिसको नॉमिनेट कौन करेगा, कलेक्टर करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि टेनेंट की मौत के बाद टेनेंसी प्रायोरिटी के हिसाब से आगे बढ़ेगी। तो उनमें तरतीब क्या है, उनमें बेटे के पास भी जाएगी, बेवा के पास भी जाएगी, अनमैरिड बेटियों के पास भी जाएगी, या नॉमिनी के पास भी जाएगी। यानी जिसको नॉमिनेट करेगा मरने वाला कि मेरी जो ना जायदाद है उसकी जो टेनेंटी का राइट है वो इसको मिलना चाहिए, तो उस पार्टिकुलर बंदे को फिर वो राइट मिलेगा। इसके बाद है बेटा सेक्शन नंबर 21। सेक्शन नंबर अपना 21 जो है सक्सेशन बाय इनहेरिटेंस के ऊपर है, यानी विरासती जानशीनी। इफ फीमेल टेनेंट डाइज, सक्सेसर चूजन बाय कलेक्टर ऑफ हर फैमिली। इन अदर केसेस टेनेंसी passes from the person who would normally inherit agricultural land of the tenant as per inheritance law। अब सुनिएगा इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई फीमेल टेनेंट जो है फौत हो जाए तो कलेक्टर उसकी फैमिली में से सक्सेसर मुकर्रर कर देगा। तो ये कलेक्टर की जिम्मेदारी है कि फैमिली में से क्या करें, सक्सेसर मुकर्रर करेगा। दीगर तमाम केसेस में टेनेंसी जो है उसी शख्स को जाएगी जो इनहेरिटेंस लॉ के तहत जो है टेनेंट की एग्रीकल्चरल लैंड का वारिस होगा। आम इनहेरिटेंस केसेस में जमीन की जो वारसे हैं, विरासत है ना, जमीन जो वारसों को नॉर्मल इनहेरिटेंस लॉ के जो है वो मुताबिक मिलेगी। यानी कि जिस तरह से उनकी इंतकाल वाली जमीन की डिवीजन होगी, टेनेंसी की डिवीजन भी उसी इतबार से होगी और उन्हीं में से क्या किया जाएगा, उसी हिसाब से सिलेक्ट किया जाएगा। सेक्शन 22 ऑनरशिप नॉट कैंसलिंग नॉमिनेशन, यानी कि मालिक बनने के बावजूद नॉमिनेशन खत्म नहीं होगी। इफ टेनेंट लेटर बिकम ऑनर, यानी हुकूमत ने जमीन बेची और उसने खरीद ली, हिज अर्ली नॉमिनेशन ऑफ सक्सेसर स्टिल रिमेन वैलिड अंटिल ही कैंसल इट स्पेसिफिकली। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर टेनेंट बाद में जमीन का ऑनर बन जाए, मालिक बन जाए, तो उसकी पहले की गई जो नॉमिनेशन है फिर भी वैलिड रहेगी। कब तक वैलिड रहेगी, जब तक टेनेंट खुद जाकर उसको खास तौर पर कैंसिल ना कर दे। मीन ऑनरशिप मिलने से पहले की गई नॉमिनेशन जो है वो खुद ब खुद खत्म नहीं होगी इस लॉ के मुताबिक। सेक्शन 23 रिवोकेशन ऑफ नॉमिनेशन, टेनेंट कैन रिवोक कैंसल नॉमिनेशन एनी टाइम बट ओनली थ्रू द रजिस्टर्ड डीड। टेनेंट अपनी नॉमिनेशन कैंसल या रिवोक कर सकता है। रिवोक मीन उभारना, बढ़ाना, लेकिन ये सिर्फ रजिस्टर्ड डीड के जरिए से होगा, जबानी या गैर रस्मी तरीके से जो है वो कभी भी नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि नॉमिनेशन बदलने या खत्म करने के लिए लीगल तरीका जो है रजिस्टर्ड डीड जरूरी है, इसके बगैर जो है ये पॉसिबिलिटी नहीं लाई जा सकती। इसके बाद बेटा सेक्शन 24 है पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कंडीशन, शराइत तोड़ने की सजा क्या होगी। इफ टेनेंट ब्रेक टेनेंसी रूल, अगर कोई टेनेंट जो है वो टेनेंसी रूल को तोड़ता है, फाइन हो सकता है,
रिजम्पशन ऑफ टेनेंसी यानी लैंड टेकन बैक, बट कलेक्टर मस्ट गिव नोटिस एंड चांस टू करेक्ट द मिस्टेक। सुनिएगा, अगर जो टेनेंट है टेनेंसी की कंडीशन को तोड़ दे तो क्या होगा? कलेक्टर उस पर जुर्माना लगा सकता है। अब ये जो जुर्माना है इसकी फिर मुख्तलिफ टाइप्स हैं, 10,000 लगा सकता है, 20,000 लगा सकता है, ठीक है ना, मैक्सिमम इसी रेंज में लगा सकता है। या टेनेंसी लैंड जो है वो वापस ले सकता है, मगर शर्त यह है कि टेनेंट को पहले नोटिस दिया जाएगा और उसको अपनी गलती ठीक करने का मौका दिया जाएगा। सिंपल वर्ड्स में यह है कि टेनेंट अगर रूल तोड़ेगा तो या तो जुर्माना होगा या जमीन वापस ले ली जाएगी, लेकिन पहले उसको क्या मिलेगी? वार्निंग मिलेगी। फिर जो है दूसरी बार अगर उसने ऐसा किया तो ये एक्शन टेक प्लेस होगा। सेक्शन नंबर 25, री एंट्री एंड कंपनसेशन। व्हेन टेनेंसी इज रिज्यूम अंडर सेक्शन 24, collector takes back land, fixes the compensation for uncut crops or improvements. Compensation is paid to outgoing tenant by the new tenant. बहुत अहम है। अगर ये है क्या कि जमीन वापस लेना और मुआवजा देना, री एंट्री एंड कंपनसेशन, जमीन वापस लेना एंड मुआवजा देना। अगर टेनेंसी वापस ले ली जाएगी, रिजम्पशन, तो कलेक्टर जो है जमीन पर दोबारा क्या करेगा? कब्जा करेगा। कलेक्टर जमीन वापस किसके पास चली जाएगी? कलेक्टर के पास। टेनेंट ने जो क्रॉप्स, फसलें या इंप्रूवमेंट्स, तरक्याती काम किए होंगे, उनका क्या होगा? हिसाब होगा। नया टेनेंट जो है वो आउट गोइंग टेनेंट को क्या करेगा? कंपनसेट करेगा, यानी उसको उसका मुआवजा देगा। जो दूसरा बंदा चाहता है कि ये जमीन मैं रख लूं, तो वो उसको इसका क्या देगा? मुआवजा देगा। इजी वर्डिंग में मैं यूं कहूंगा कि जमीन वापस लेते वक्त पुरानी फसल या बेहतरी के लिए जो पैसा वगैरह लगाया जाता है वो रिटर्न किया जाएगा पुराने टेनेंट को। और कौन रिटर्न करेगा? वो नया टेनेंट जो है वो रिटर्न करेगा। इसके बाद बेटा सेक्शन 26 है, री एंट्री इन द रेजिडेंशियल टेनेंसी। इफ लैंड वाज गिवन टू फॉर द रेजिडेंशियल यूज, अगर जमीन रेजिडेंशियल यूज में है, कलेक्टर में री इंटर एंड टेक बैक द लैंड, मस्ट पे रीजनेबल कंपनसेशन, अलाउ द टेनेंट टू रिमूव बिल्डिंग्स और इंप्रूवमेंट्स। अगर जमीन रिहायशी मकसद के लिए दी गई थी तो कलेक्टर उसको वापस ले सकता है, लेकिन टेनेंट को रीजनेबल कंपनसेशन देना होगी। टेनेंट को इजाजत होगी कि वो अपनी इमारतें या इंप्रूवमेंट्स जो है वो क्या कर ले? रिमूव कर ले। अगर रिहायशी टेनेंसी वापस ली गई तो उसका या तो मुआवजा दिया जाएगा या टेनेंट को अपनी इमारतें जो हैं वो खुद हटाने की इजाजत होगी कि वो अपना जो उन्होंने मटेरियल वगैरह लगाया हुआ है वो मटेरियल तोड़ के वहां से ले जाए। सेक्शन 27, सेविंग ऑफ सर्टेन टेनेंसीज। सेक्शन 24 टू 26 जो है ये पेनल्टीज एंड री एंट्री के बारे में था। डू नॉट अप्लाई टू लैंड इरिगेटेड बाय रक एंड मियां अली ब्रांचेस ऑफ चिनाब कैनाल बिफोर 12 अगस्त 1896, टेनेंसी विद स्पेशल एग्रीकल्चर और ट्री प्लांटिंग कंडीशन, certain special tenancies under section 4 unless special included until specifically included। क्या मतलब इसका? इसका मतलब यह है बेटा कि ये जो बेसिकली टॉपिक है यानी कि सेक्शन है, सेक्शन 27, ये है कि कुछ टेनेंसी पर पेनल्टीज अप्लाई नहीं होती और वो सेक्शन 24 टू 26 जो है इन केसेस पर अप्लाई नहीं होती। यानी 24 से लेकर 26 तक अगर कोई बंदा इन सेक्शंस को रिजेक्ट करता है तो इन पर पेनल्टी जो है वो अप्लाई नहीं होगी। वो ज़मीनें जो चेनाब कैनाल के रक और मियां अली ब्रांचेस से अगस्त 1896 से पहले एरिगेटेड थी, उन पर पेनल्टीज जो है वो नहीं बनती। वो टेनेंसीज जिन पर खास एग्रीकल्चरल या ट्री प्लांटिंग कंडीशंस लगाई गई हूं उन पर टेनेंसी नहीं बनती। स्पेशल टेनेंसीज पर
टेनेंसीज जो सेक्शन 4 के तहत दी गई हैं, मगर सिर्फ तब जब एक्ट उनको शामिल किया हो तो तब जो है वो पॉसिबल है। यानी बताने का मकसद ये बेटा, इस सारे अगर सेक्शन को मैं एक लाइन में वाइंड अप करूं तो मैं यूं कहूंगा कि कुछ पुरानी और स्पेशल टेनेंसीज को एक्ट की पेनल्टीज और री एंट्री रूल्स से क्या मिली हुई है, छूट मिली हुई है। कुछ पुरानी और स्पेशल टेनेंसीज को एक्ट की पेनल्टीज और री एंट्री रूल से क्या मिली हुई है, छूट मिली हुई है। इसके बाद है बेटा सेक्शन 28। ये जो सेक्शन 28 है ये है सम्स ड्यू टू गवर्नमेंट, यानी कि हुकूमत के बकाया जात। ऑल ड्यूज फ्रॉम द टेनेंट अंडर 1893 एक्ट आर कलेक्टेड एज arrears of the land revenue, including fines, confiscation, cost and penalties. Government treat tenant dues just like unpaid land revenue. यानी टेनेंट से हुकूमत जो ड्यू बकाया जात हैं जो हुकूमत ने लेने हैं वो उससे रिकवर करेगी, बिल्कुल जैसे एरेयर्स ऑफ द लैंड रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू से बकाया जात लिए जाते हैं। आपने अगर हमारा लैंड रेवेन्यू का टॉपिक नहीं देखा तो इस एसडीओ पीरा की प्लेलिस्ट में वो बड़े डिटेल में एक्सप्लेन हुआ है, उसको आप जरूर देखिए। फाइन्स जुर्माने, कॉन्फिस्केशन जो है जब्त कर लिया जाएगा, कॉस्ट अखराजात, पेनल्टीज जो हैं सजाएं वगैरह। अगर मैं आसान अल्फाज में कहूं तो मैं यूं कहूंगा कि टेनेंट का हुकूमत पर जो भी कर्ज या फाइन हो वो जमीन के रेवेन्यू की तरह क्या किया जाएगा, रिकवर करना जो है वो लाजिम है, वो जमीन के रेवेन्यू की तरह ही रिकवर किया जाएगा। इसके बाद बेटा आज के लेक्चर का हमारा आखिरी सेक्शन है सेक्शन 29, पावर ऑफ एब्रोगेट कंडीशंस। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है गवर्नमेंट की अप्रूवल के साथ जो है कैंसल और चेंज एनी टेनेंट कंडीशन लिमिटेशंस। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो गवर्नमेंट के अप्रूवल के साथ क्या कर सकता है, चेंज या कैंसिल कर सकता है किसी भी टेनेंट की कंडीशन। मस्ट बी डन बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजेट, लेकिन उसके लिए उसको ऑफिशियल गजेट में क्या करना होगा, नोटिफिकेशन देना होगा। गवर्नमेंट हैज फुल पावर टू चेंज रिमूव द टेनेंसी कंडीशन एनी टाइम। यानी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू प्रोविंशियल गवर्नमेंट की अप्रूवल से टेनेंट की कोई भी कंडीशन या लिमिटेशंस को कैंसिल या चेंज कर सकता है ये, लेकिन इसके लिए इस चेंज के लिए उसको ऑफिशियल गजेट नोटिफिकेशन जो है वो देना लाजिम है। यानी बेटा सिंपल ये है कि हुकूमत के पास अख्तियार है कि वो टेनेंसी की कंडीशन जो है बदल दे या इसको क्या कर दे, खत्म कर दे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा लेक्चर नंबर 2 कॉलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक का साइन जो है वो ज़रूर दबा दें, ताकि हमें ये हमारे लिए एक किस्म की मोटिवेशन है, हम आपके लिए और अच्छे लेक्चर्स जो हैं वो पुट करते हैं यूट्यूब के ऊपर, और यही हमारे लिए एक एनर्जी है, एक मोटिवेशन है। अगर लेक्चर से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह आपके हर सवाल का प्रॉपरली जो है वो जवाब देने की कोशिश की जाएगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।